हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेकर आई आपके सामने ईवीएस का कंटेंट प्लस क्वेश्चन दोनों ही। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस के जो 6 थीम्स होते हैं, जो हमारे सिलेबस में है 6 थीम्स। उसके ऊपर एक एक थीम हम लेंगे और उसके कुछ कंटेंट्स पहले हम समझेंगे, उसका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज़ कंटेंट में छूट जाता है वो क्वेश्चन में कवर हो जाता है, तो इसलिए हम कंटेंट और क्वेश्चन साथ साथ लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फैमिली एंड फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे। पहले हम थीम्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से थीम होते हैं ईवीएस में। ईवीएस में 6 थीम्स होते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड मीन्स परिवार एवं मित्र। दूसरा फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। फूड मीन्स भोजन, शेल्टर आश्रय, वाटर पानी, ट्रैवल यात्रा, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू मीन्स की चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये हमारे 6 थीम्स हैं। यही 6 थीम्स हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसी 6 थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक एक थीम्स पढ़ेंगे, एक एक थीम के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे मैं पहले आपको, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा थीम होगा वो होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहले हम पढ़ेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में जितनी भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। चलिए, जैसे गांधी जी के अनुसार बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। क्यों? गांधी जी का ऐसा मानना था कि बालक को जो प्रथम 5 वर्षों में शिक्षा मिलती है, तो प्रथम 5 वर्षों में क्या करता है बच्चा? अपने परिवार के साथ रहता है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ रहता है। तो वो परिवार से ही बहुत सारी चीजें, परिवार में जो लोग होते हैं उनके गुण, उनके अवगुण, सारी चीजें सीखता है। तो प्रथम 5 साल आप डेवलपमेंट में भी पढ़े होंगे कि जो बालक का प्रथम 5 साल होता है वो उसके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ज्यादातर विकास उसी उम्र में हो जाता है। इसलिए परिवार का जो हमारे विकास पे भी है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। तो गांधी जी ने क्या कहा, ये स्टेटमेंट आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। ये किसका स्टेटमेंट है? गांधी जी ने कहा। इससे क्या पता चलता है कि बालक के जीवन में परिवार जो है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो ये उन्होंने क्या बताया कि बालक परिवार से बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखता है, बहुत ही ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है परिवार से बालक पे। समाजीकरण जो होता है सबसे पहला वो किससे होता है? परिवार के थ्रू ही होता है। इसके अलावा परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। परिवार के द्वारा जो शिक्षा हमें मिलती है, ना ही हम प्रॉपर टाइम से बैठते हैं पढ़ते हैं। जैसे स्कूल क्या होता है? स्कूल क्या है? औपचारिक शिक्षा हमें देती है। स्कूल में हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? औपचारिक शिक्षा, जिसे हम फॉर्मल कहते हैं। मीन्स स्कूल में हमारा एक फिक्स टाइम होता है कि हमें इस टाइम पे जाना है, फिक्स सिलेबस होता है कि हमें ये सिलेबस पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है। परिवार में हम हर टाइम सीखते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हैं, लेकिन औपचारिक नहीं होता है, वो इनफॉर्मल होता है। तो वही यहाँ कहा गया है, परिवार के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा कैसी होती है? अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल होती है। तो परिवार के द्वारा जो हमें एजुकेशन मिलता है, जो हमें शिक्षा मिलता है, जो हमें सीखने को मिलता है, वो कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। इसके अलावा परिवार को समाज का लघु रूप, हम क्या कहते हैं? परिवार जो है वो समाज का क्या है? एक लघु रूप है। एवं बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार को क्या कहा गया है? परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। जो भी कुछ ना कुछ बच्चा सीखता ही है, तो वो क्या सीखता है? पहले सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही सीखना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है? स्कूल में जाता है। तो बालक का प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। और प्रथम जो शिक्षिका कहा जाता है बालक की, वो किसको कहा जाता है? बालक की माँ को कहा जाता है। कोई भी बच्चा है तो उसकी जो प्रथम शिक्षिका होती है, फर्स्ट टीचर जो उसकी होती है, वो उसकी माँ होती है। और प्रथम फर्स्ट स्कूल जो उसका हम अगर कह लें, प्रथम शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो परिवार से प्राप्त करता है।
हाँ, यहाँ लिखा भी है जहाँ माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 क के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 51 क मीन्स कि 51 क जो है आर्टिकल जो है हमारे संविधान का, वो किससे संबंधित है? तो वो क्या है? एक कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? माता पिता, हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बालक को क्या करे? शिक्षा प्रदान करवाए, स्कूल भेजे। इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी लाया है कि हर एक बालक को, जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, उनको क्या किया जाए? फ्री और कंपलसरी शिक्षा दी जाए। तो ये अनुच्छेद 51 का भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विवाह, सबसे पहले परिवार की विशेषता क्या होती है? जब हम विवाह करेंगे तभी क्या होगा? परिवार हमारा आगे बढ़ेगा, परिवार बनेगा। तो विवाह सबसे पहली विशेषता होती है। सेकंड है प्रजनन। प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन। क्या जब हम बर्थ देंगे, मीन्स कि जन्म देंगे बच्चे को, तब हमारा परिवार क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो ये परिवार की विशेषता होती है। थर्ड है साझा निवास स्थान, मीन्स कि एक जगह पे सारे ही लोग मिलजुल कर रहें। तो ये क्या है? परिवार की एक विशेषता है। परिवार में क्या होता है? लोग एक साथ मिलजुल कर एक जगह पे रहते हैं। परस्पर आर्थिक बंधन, क्या होता है? आर्थिक बंधन भी होता है, मीन्स कि हम फाइनेंशियली भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं? परिवार में जो लोग होते हैं, कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते हैं, तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उससे उनका आर्थिक बंधन जुड़ा रहता है। तो ये एक विशेषता हो गया परिवार का। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, जैसे कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो ये भी क्या है? एक परिवार की विशेषता है कि वो क्या करते हैं? हमारा उत्तरदायित्व उनके पास है। तो ये सारी परिवार की विशेषताएं हो गई कुछ। इसके अलावा परिवार के प्रकार, अभी तक आपने परिवार के 2 प्रकार पढ़े होंगे। अगर हम देखें मीन्स कि कितने लोग रहते हैं परिवार में, तो इसके बेसिस पे हम 2 प्रकार पढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। जैसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी परिवार के प्रकार होते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो प्रकार है वो क्या है? एकल परिवार। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ये बहुत ही छोटा सा परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे बस रहते हैं। इसके अलावा हमारे रहता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। इंडिया में ज़्यादातर फैमिलीज जॉइंट फैमिली होती हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? लोग एकल परिवार की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। मीन्स कि सारे लोग क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में रहें। लेकिन हर दोनों ही तरह के परिवारों की कुछ अपने विशेषताएं हैं, कुछ अपने बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। इसके अलावा मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक मीन्स जिसमें जो परिवार है उसकी मुखिया कौन होगी? माता होंगी। इसमें परिवार की मुखिया जो है, ये परिवार की महिला कोई होती है, हम माता को मान लेते हैं। परिवार की जो बुजुर्ग महिला होती हैं वो परिवार की मुखिया होती हैं। इंडिया में ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलता है। असम में आप देख रहे हैं तो असम में ऐसे मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार, इसमें क्या है? इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि अभी जितने भी परिवार होते हैं वो ज़्यादातर पितृसत्तात्मक ही होते हैं। जिसमें क्या है? जो परिवार का मुखिया है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो किसके पास होता है? पिता के पास। मुखिया कौन होता है? पिता होते हैं। तो इसे हम कहते हैं पितृसत्तात्मक। आप अपने भी परिवार में देखते होंगे, तो आपका परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक परिवार ही होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं समरक्त परिवार की। समरक्त, समरक्त अगर आप इसको विच्छेद करें तो क्या होता है? सम मतलब समान,
और रक्त मतलब रक्त वाले, खून वाले, तो इसको हम क्या कहेंगे, समान रक्त वाले। मीन्स कि समान, जैसे कि हमारी दादा हो गए हैं, फिर उनके पापा उनके बच्चे हो गए हैं, फिर उनके बच्चे हो गए, जैसे कि हम हो गए, तो ये क्या है, समान रक्त वाले परिवार एक साथ रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम रक्त परिवार कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के परिवार दिए गए हैं: एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक एंड समरक्त परिवार। इसके अलावा हम संयुक्त परिवार के गुण देख लेते हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं संयुक्त परिवार में। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है? संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चाचा चाची, सारे ही लोग एक साथ परिवार में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसके गुण क्या क्या होते हैं, अच्छाइयाँ क्या क्या हैं इसमें? परिवार में श्रम कम लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, तो जितने भी काम हैं सारे लोग मिल बांट कर लेते हैं, तो सबका मेहनत क्या होता है, थोड़ा कम लगता है। इसके अलावा विचारों का आदान प्रदान, खुशी इत्यादि, ज़्यादा लोग होंगे तो हम ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल कर रहेंगे, तो इससे क्या होगा, खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होगा घर में, उत्साह का माहौल होगा। तो ये क्या है, ये इसका एक गुण है कि विचारों का आदान प्रदान, में इसके हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर पाएंगे, तो विचारों का आदान प्रदान जो है वो अच्छे से होगा। तो ये क्या है, संयुक्त परिवार की विशेषता है। इसके अलावा भावी पीढ़ी का समुचित विकास, जो भी आगे वाले जनरेशन्स हैं हमारे, उनका अच्छे से विकास हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लोग होंगे घर में तो उनका विकास, उनका समाजीकरण जो है, हम अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो ये क्या होगा, भावी पीढ़ी का समुचित विकास। आर्थिक व्यय पर सहूलियत, जो जब ज़्यादा लोग होंगे घर में तो कमाने वाले भी ज़्यादा होंगे, तो जो आर्थिक व्यय, मीन्स कि सारे लोग इकट्ठा करेंगे पैसा, उसके बाद उसमें से खर्च होगा तो वो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो जो व्यय होगा वो क्या होगा, जब सारे लोग साथ में रहेंगे तो खर्च थोड़ा कम होता है। मीन्स कि हम अलग अलग रह रहे हैं, मान लीजिए हम एकल परिवार में रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली रह रहे हैं, कुछ लोग मुंबई रह रहे हैं, तो अलग अलग लोग के रहने का खर्चा ज़्यादा आता है। आप वहाँ रहेंगे तो वहाँ रेंट देंगे, वहाँ रहेंगे तो वहाँ रेंट देंगे, ऐसे सारे लोग एक साथ रहेंगे, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा हमारा खर्चा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक संयुक्त परिवार की विशेषता होती है। तो ये हो गए कुछ विशेषताएं संयुक्त परिवार की, ज्वाइंट फैमिली की। इसके अलावा नुकसान क्या क्या है, तो स्त्रियों की दुर्दशा, ये स्त्रियां हैं, स्त्रियों की दुर्दशा क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है, अब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है घर का काम सारा औरतें ही करेंगी, लेकिन ये पहले के रिगार्डिंग बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो सारा घर का काम करती हैं, तो उससे क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा उनकी दुर्दशा, उनको अपने मीन्स की पूरे फैमिली का ध्यान रखना होता है, तो उनकी दुर्दशा थोड़ी हो जाती है, मीन्स की वो बहुत ही ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं एकल परिवार के गुण, जो न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार जिसमें कौन कौन रहते हैं, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो एकल परिवार जो है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं उसमें, हम ये देखते हैं। बच्चों का पालन पोषण अच्छा होता है। यहाँ पालन पोषण का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आता है खरीद के, आप अपने घर में भी देखे होंगे, तो हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा उसको पार्ट मिलता है। लेकिन अगर एकल परिवार है तो बच्चे का जो पोषण होगा, वो जो वो खाएगा, जो चीज़ें खरीद के आएंगी, वो सारी की सारी उसकी ही होगी। वहाँ उसको एक अवगुण इसमें ये भी होता है कि बच्चा शेयरिंग नहीं सीख पाता है, दूसरों से अपनी चीज़ें शेयर करने को नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला बच्चा उस घर में है, तो सारी चीज़ें उसको लगती है कि सारी चीज़ें मेरी हैं, सारे खाने वाली चीज़ें मेरी हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका पोषण तो अच्छे से होता है, लेकिन बच्चा क्या नहीं सीख पाता है, शेयरिंग करना, दूसरों को देना अपनी चीज़ें, ये नहीं सीख पाता है। शिक्षा के अच्छे अवसर, संयुक्त परिवार में देखें तो बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, बहुत सारे मीन्स कि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग बच्चे रहते हैं, बहुत सारे, जैसे हमारे चाचा के बच्चे, हमारे बड़े पापा के बच्चे, ऐसे रहते हैं।
तो उसमें क्या होता है, हम शिक्षा अच्छे से बच्चों को नहीं दे पाते हैं। आप अगर फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो शिक्षा हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं बच्चों को। लेकिन जब हमारे घर में एक ही बच्चा होगा तो हम सारा फोकस अपना उसी पे लगाएंगे और उससे उसको बहुत ही अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है संयुक्त परिवार में हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा हैं तो हम अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, बस माता पिता और एक बच्चा है तो क्या माता पिता का जो भी ध्यान होगा वो बच्चे पे ही होगा। तो वो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा, अगर एक बच्चा है आपका तो आप उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर आपके दो तीन बच्चे हैं तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र निर्णय का अवसर। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ आपका मीन्स कि आप ही का होगा। और ऐसे अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो निर्णय सारे लोग मिलकर लेते हैं। तो ये एक अच्छाई इसकी मानी जाती है कि इसमें क्या होता है, जो भी इंसान रहता है वो खुद से अपना निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र उसका निर्णय होगा। इसके अलावा इसका नुकसान क्या है, बच्चों की देखभाल कम। अगर माता पिता दोनों ही वर्किंग है, अगर आप मान लीजिए एकल परिवार में रहते हैं और दोनों ही वर्किंग है, तो जो बच्चों का देखभाल होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। वही संयुक्त परिवार में अगर आप वर्किंग भी हैं तो आपके घर में और भी सदस्य हैं जो आपके बच्चों का अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है, अवगुण होता है, दोष होता है कि क्या होता है, बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती है। इसके अलावा मैगवियर ने परिवार के कार्यों को दो रूप में विभाजित किया, आवश्यक और गैर आवश्यक। मैगवियर ने क्या कहा, परिवार में दो तरह के कार्य होते हैं, एक आवश्यक कार्य होता है, एक अनावश्यक गैर आवश्यक कार्य होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इनका कहना ये था कि परिवार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो जरूरी नहीं होते। जैसे कि हम अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस वो कार्य बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है उससे हमें खुशी मिलती है, तो वो गैर आवश्यक कार्य है। और आवश्यक कार्य क्या हो रहा है, हम खाना, महिलाएं खाना बना रही हैं तो उनसे लोगों का पेट भर रहा है परिवार के, तो ये क्या हो गया, आवश्यक कार्य हो गया। इसके अलावा ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने परिवार के कार्यों को स्नेही, आर्थिक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक और मनोरंजन क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। परिवार में कौन कौन से तरह के कार्य हो सकते हैं इन्होंने बताया है। स्नेह का कार्य हो सकता है, आर्थिक कार्य हो सकता है, इसके अलावा सुरक्षात्मक कार्य हो सकता है। ये अलग अलग तरह के कार्य क्या होते हैं, परिवार में होते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी ने कहा है, खेल बच्चे का काम है। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा है कि खेल जो है बच्चे का क्या कार्य है, बच्चे का मेनली कोई काम नहीं होता है, लेकिन वो खेल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। और उन्होंने कहा कि बच्चे का काम ही क्या है, खेल उनका काम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि खेल बच्चे का कार्य है, ये किसने कहा है, तो ये मारिया मोंटेसरी ने कहा है। इसके अलावा बच्चों और किशोरों के लिए स्वस्थ विकास खेल गतिविधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो बच्चे का विकास होता है बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, अगर हम चाहें कि डेवलपमेंट अच्छे से हो तो कैसे होगा, बच्चों को हमें खेलने देना चाहिए। खेल बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा, उसमें क्या होता है, बच्चे सहयोग की भावना सीखते हैं, एक दूसरे में टीम बना के अगर बच्चे खेलते हैं तो उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को खेल के माध्यम से उनका विकास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। पेस्टोलॉजी पेस्टोलॉजी एक शिक्षाविद है, उन्होंने क्या कहा है, अनौपचारिक रूप से शिक्षा को दिया जाए बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, जहाँ अनौपचारिक रूप से शिक्षा को दिया जाए। ये मैंने पहले भी बताया कि हमारे परिवार में कैसे शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो दिया जाता है वो हमारे परिवार में दिया जाता है। और बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो कौन है, परिवार है, क्योंकि बालक परिवार से ही सीखना स्टार्ट करता है। कुछ भी अगर सीखना शुरू करता है बालक तो परिवार से ही सीखना स्टार्ट करता है। तो प्रथम विद्यालय क्या हो गया, बालक का परिवार हो गया।
इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये हमारा परिवार का जो टॉपिक था वो कवर कर लिए हैं। जो भी अब छूट गया होगा इस टॉपिक में वो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ईवीएस की पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? जो हमारे ईवीएस की पाठचर्या है, ईवीएस का जो सिलेबस है उसमें परिवार एवं मित्र दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है, वो क्या है? थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि ईवीएस में 6 थीम्स दिए गए हैं। तो उसमें से पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स है। तो क्या हो गया? ईवीएस की पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन इस थीम के अंदर 6 थीम्स हमारे दिए गए हैं, लेकिन परिवार एवं मित्र के अंदर कुछ उप थीम दिए गए हैं, 4 उप थीम दिए गए हैं। वो क्या क्या है? पहला है रिलेशनशिप, जिसे हम संबंध कह सकते हैं। दूसरा वर्क एंड प्ले, तो कार्य एवं खेल। तीसरा है हमारा एनिमल, यानी कि जानवर। और चौथा है प्लांट्स, पौधे। तो ये जो थीम है फैमिली एवं फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र, जो थीम है इसमें क्या 4 सब थीम दिए गए हैं, उप थीम दिए गए हैं। तो ये 4 उप थीम्स हैं। हम इनको भी एक एक टॉपिक इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। परिवार एवं मित्र जो है उसके ये 4 सब थीम्स है, उप थीम है। संबंध, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? इसमें क्या पूछा है? औपचारिक पूछा है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल। धर्म, प्रथा, परिवार, शिक्षा। तो ये धर्म है, प्रथा है, परिवार है, इन सब से क्या हम अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। धर्म है हमारा मीन्स कि हम अगर हिंदू धर्म के हैं या फिर किसी भी धर्म के हैं तो हम अनौपचारिक रूप से ही उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा कुछ औपचारिक फॉर्मल नहीं है कि हमें इतने टाइम पे जाना है, इतने देर प्रे करना है। हमें जब इच्छा होगी तब हम उठ के मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे। तो ये किस तरह की शिक्षा हो गई? अनौपचारिक शिक्षा हो गई। औपचारिक शिक्षा हमें किससे मिलती है? फॉर्मल एजुकेशन हमें किससे मिलती है? तो वो हमें शिक्षा से मिलती है, यानी कि हम इसको स्कूल भी कह सकते हैं। स्कूल से हमें किस तरह की औपचारिक शिक्षा प्रदान होती है। इसके अलावा परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। परिवार किसका हिंदी है? फैमिली का। और यह फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। जो फैमिली है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है। वह कौन सा शब्द है हमें बताना है। तो जो फैमिली शब्द है वो फैम्यूलस से बना हुआ है। लैटिन भाषा के फैम्यूलस शब्द से क्या बना है? फैमिली बना है, जिसका हिंदी क्या होता है? परिवार होता है। अगर हम इस फैम्यूलस का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है सहायक। सहायक, असिस्टेंट हम कह सकते हैं, या सर्वेंट कह सकते हैं। तो आप इसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे कि फैमिली का मतलब सर्वेंट होता है। सर्वेंट मतलब क्या होता है? फैमिली के लोग एक दूसरे के लिए सर्व करते हैं। सर्व करते मीन्स एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसलिए हम क्या, फैमिली का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की सहायता करना। वो जो फैम्यूलस वर्ड लैटिन का है उसका मतलब क्या होता है? सहायक होता है। वहाँ क्या होता है? लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। हमारे माता पिता हैं तो वो हमारी हर तरह से सहायता करते हैं। तो इसलिए फैमिली किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के फैम्यूलस वर्ड से फैमिली बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की मूल इकाई क्या है?
तो हमें ये बताना है, ये मैंने पहले ही आपको बताया, जो समाज की मूल इकाई है वो क्या है? परिवार है। परिवार को समाज की मूल इकाई कहा जाता है। जो बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है, शुरू होता है, सोशलाइजेशन अगर बच्चा सीखता है, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें बच्चा कहाँ से सीखता है? वो समाज से सीखता है। और सबसे पहले ये सारी चीजें बच्चा अपने परिवार से सीखता है। परिवार में एक दूसरे की सहायता करना, ये सारी चीजें वो देखता है, तो उससे वो सीखता है। तो जो समाज है उसकी मूल इकाई क्या है? परिवार है। पुरुष नहीं, औरत नहीं, बच्चे नहीं, क्या है? परिवार है। जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं, उस वह किस परिवार का उदाहरण प्रस्तुत है? इसमें क्या कहा गया? माता पिता, बच्चे और उसके चाचा रहते हैं, तो यह किस प्रकार का परिवार है? तो संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार में इसके न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं, एकल परिवार भी हम इसे कहते हैं, पितृस्थानीय परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता और बच्चे रहते हैं जिसमें सिर्फ, उसको हम एकल परिवार कहते हैं। लेकिन माता पिता बच्चे, इनके साथ और भी लोग, चाचा चाची दादा दादी, ये लोग रहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस प्रकार का परिवार है ये? संयुक्त परिवार है ये। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित के कारण व्यक्तिवादी पारिवारिक प्रतिरूप तेजी से बढ़ रहा है। व्यक्तिवादी पारिवारिक प्रतिरूप मीन्स जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले देखा जाता था कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा संयुक्त परिवार होते थे, एकल परिवार बहुत ही कम होता था, यहाँ तक कि ना के बराबर होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? न्यूक्लियर परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, एकल परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादातर परिवार एकल परिवार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये है पश्चिमीकरण। जो वेस्टर्न, ये सारे कल्चर्स जो हैं वो क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में क्या होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, वहाँ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरा, मुक्त जीवन शैली की कल्पना। सब क्या कहते हैं? अकेले रहना चाहते हैं। उनका जीवन, उनको ये लगता है कि हम अकेले रहें, अपना डिसीजन खुद ले, हम जैसे चाहते हैं वैसे अपने जीवन जिए। तो ये क्या है? ये भी एक कारण हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट और महंगाई, ये कोई कारण नहीं है। ए और दो, दोनों, वन और टू दोनों। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी कल्चर को देख के, वेस्टर्न कल्चर को लेके कुछ लोग ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सारे लोग चाहते हैं कि क्या हो? वो अकेले रहें, अपना जीवन जैसे चाहते हैं वैसे जिए, और फिर कोई बहुत ज्यादा रोक टोक करने वाला ना हो। तो ये भी एक कारण है न्यूक्लियर फैमिली का। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे हमारे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, माता के पास सत्ता वाला परिवार है। जिस परिवार में जो सत्ता हो, मीन्स की जो डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो अगर माता के पास हो, तो वैसे परिवार को हम क्या कहते हैं? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, या पितृस्थानीय? तो ये नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा? मातृसत्तात्मक। सत्ता किसके पास है? माता के पास है। तो परिवार किस तरह का होगा? मातृसत्तात्मक परिवार होगा। परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। अगर कोई परिवार टूट जाता है, जैसे कि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और परिवार टूट के क्या होता है? एकल परिवार हो जाता है, या फिर अगर किसी का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो इसकी बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। क्यों? क्योंकि जब परिवार टूटता है तो परिवार में बहुत ज्यादा कलेश होता है, मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चा उन सारी चीजों को देख रहा होता है, तो उससे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है? बच्चों का अंतर्मुखी होना,
वो बातें बोल नहीं पाता है, उसे लगता है कि मैं बोलूँगा तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इससे बच्चा क्या होता है अंदर ही अंदर घुटने लगता है, तो वो क्या होता है कुंठित हो जाता है और अंतर्मुखी हो जाता है। या फिर बच्चों में विद्रोह पनपना, जब बहुत ज़्यादा बच्चा अपने अंदर चीज़ें रखने लगता है तो फिर क्या होता है विद्रोह अचानक से उसमें क्या होता है उसकी जो अंदर की भड़ास होती है वो सारी अचानक से निकलने लगती है, तो इससे विद्रोह भी हो सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य हैं। जो परिवार की परिकल्पना मीन्स कि परिवार आखिर कॉन्सेप्ट में कैसे आया, तो इसका आधार मीन्स कि बेसिक कारण क्या है। ए, मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की क्षमता। तो जो परिवार की परिकल्पना है ये क्यों है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव को क्या चाहिए, समाज चाहिए, अपने आसपास लोग चाहिए, तो इसलिए क्या होता है हम परिवार में रहते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें परिवार की, सोसाइटी की, समाज की, इन सब की जरूरत है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक विभेद क्या होता है। लैंगिक विभेद हम किसे कहते हैं। ए है हमारा समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष की भावना। तो लैंगिक मतलब क्या होता है, जो जेंडर होता है, जेंडर बायसनेस हम इसको कहते हैं। तो जेंडर बायसनेस मीन्स क्या, जेंडर मीन्स एक मेल और एक फीमेल, तो समाज में जो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, बहुत सारे नियम अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन समाज के लोग कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो क्या करेंगी, सिर्फ डॉल से खेलेंगी और लड़के क्या कार से खेलेंगे, तो ये गलत अवधारणा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, लैंगिक विभेद में आती है, जेंडर बायसनेस आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो क्या, मैथ्स उनका कमजोर होता है, वो मैथ्स में बहुत ही वीक होती हैं, लड़कों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो ये भी गलत अवधारणा है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, लैंगिक विभेद में आती है। नेक्स्ट है, हर बच्चा अपने डैश के साथ एक विशेष रिश्ता साझा करता है, माता, दादा, चाची, चाचा। तो एक विशेष रिश्ता इसमें लिखा है, सबके साथ बच्चे का रिश्ता इन सबके साथ होता है, माता के साथ भी होता है, दादा के साथ भी होता है, चाची के साथ भी होता है, चाचा के साथ भी होता है, लेकिन एक अलग प्रकार का रिश्ता बच्चे का किसके साथ होता है, तो अपने माता के साथ होता है। कोई भी बच्चा जो है वो अपने माँ के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होता है, बहुत ही ज्यादा उसका लगाव अपनी माता के साथ होता है। तो जो बच्चा है वो किसके साथ रिश्ता, विशेष रिश्ता साझा करता है, अपनी माता के साथ। बच्चे के जीवन में माता पिता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। जो माता पिता है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, या ऊपर के सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि माता पिता की भूमिका क्या होती है, जितने भी हमारे ज़रूरत हैं वो सारे कौन पूरे करते हैं, हमारे माता पिता। चाहे हमारे स्कूल का फीस भरना हो, चाहे हमारे लिए खाना लाना हो, चाहे हमारे इमोशनल कुछ ज़रूरत हो, ये सारी चीज़ें, हमें गुस्सा आ रहा हो, हमें अपनी बातें शेयर करनी हो, तो ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, अपने माता पिता के साथ करते हैं। और माता पिता का क्या होता है, ये एक प्राथमिक भूमिका होती है कि वो सारे ही हमारे ज़रूरतों को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्त चुनते समय सबसे जरूरी बात क्या है। जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, तो उसमें सबसे जरूरी बात हमें क्या ध्यान रखना चाहिए अपने दोस्त बनाते समय। समान शौक, शारीरिक आकर्षण, सामाजिक स्थिति, ईमानदारी व विश्वसनीयता।
तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई दोस्त है, आप अपने भी दोस्तों को देख लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे शौक जो हैं दोनों के वो समान हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हमारे शौक अलग-अलग हो सकते हैं, किसी को डांसिंग का शौक हो सकता है, किसी को सिंगिंग का शौक हो सकता है, किसी को घूमने का शौक हो सकता है, किसी को सोने का शौक हो सकता है, तो हमारे शौक अलग-अलग हो सकते हैं। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। शारीरिक आकर्षण, ये भी गलत है, हम फिज़िकली अट्रैक्ट होके दोस्त नहीं बनाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सामाजिक स्थिति, ये भी गलत है। हम सामाजिक स्थिति देख के कि किस कल्चर से वो आया है, किस सोसाइटी से हमारे दोस्त आए हैं, तो ये सारी देख के हम दोस्ती नहीं करते हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है दोस्त बनाने के लिए वो क्या होता है, ईमानदारी और विश्वसनीयता। हम क्या देखते हैं, जो भी जिसके साथ भी हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, क्या वो ईमानदार है, क्या वो विश्वसनीय है हमारे प्रति, तो हम दोस्त बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखते हैं। लोगों को समय के साथ अपना घर क्यों बदलना पड़ता है? जैसे आप देखे हैं कि लोग क्या करने के लिए, नौकरी करने के लिए अपना घर छोड़कर कहीं और रहने जाते हैं। तो यही इसमें पूछा है कि समय के साथ लोगों को अपना घर क्यों बदलना पड़ता है? खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नौकरी है, नौकरी करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? अपना घर बदलना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप ही की केवीएस की जॉब लग गई, तो आप क्या करेंगे? अपना घर छोड़ के जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ क्या करेंगे? जाके शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको अपना घर बदलना पड़ेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? जो समरक्त परिवार होता है, मैंने अभी आपको परिवार के प्रकार बताए, 5 प्रकार के परिवार बताए: एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक और समरक्त परिवार। तो जो समरक्त परिवार होता है उसमें संबंध का आधार मीन्स कि किस आधार का संबंध, किस आधार पे होता है? रक्त, विवाह, वन और टू दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें साफ साफ लिखा है ये रक्त, सम रक्त, यानी कि समान रक्त वाले जो लोग होते हैं उनके साथ उनका संबंध होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हमने कर लिया है, इसके अलावा हम कल इसके जो सब थीम्स है जैसे कि रिलेशनशिप या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।